क्लास 12th हिस्ट्री के स्टूडेंट्स का मेरे चैनल चारुचंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बंधुत्व, जाति और वर्ग के अंतर्गत बंधुता एवं विवाह, किनशिप एंड मैरिज। इसके अंतर्गत अनेक नियम और व्यवहार की भिन्नता का हम अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के द्वारा हम आरंभिक समाज जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच भारत में विद्यमान था उसको हम जान पाएंगे, और इस टॉपिक के द्वारा हम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच जो भारत में सामाजिक व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत परिवार, पितृवंशिक व्यवस्था, विवाह, स्त्री का गोत्र, माताओं की भूमिका, इन जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इनको भी समझ पाएंगे हम। क्योंकि जो समाज है, समाज में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस समय समाज में पितृवंशिक व्यवस्था विद्यमान थी। उस समय विवाह के अपने अलग नियम थे और सामाजिक नियमों के अंतर्गत गोत्र व्यवस्था भी थी, जिसमें पुरुष का गोत्र, स्त्री का गोत्र दोनों में अंतर था। और साथ ही साथ जहां स्त्रियों की भूमिका गौण थी, कहीं कहीं पर वहाँ पर माताओं की भूमिका पर भी जोर दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे परिवार का, और इसके द्वारा हम परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि परिवार क्या है। तो सरल शब्दों में पति, पत्नी और बच्चों के समूह को परिवार कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा परिवार उस संस्था का नाम है जिसमें पति, पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं। हालांकि यह परिवार वर्तमान एकल परिवार का उदाहरण है। यदि परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। और ये दोनों परिवार भारतीय समाज के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम प्राचीन भारत के परिवार की विशेषताओं को जान लेते हैं। एक सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह थी कि परिवार की संरचना में भिन्नता थी। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु सभी परिवार एक जैसे नहीं होते हैं। पारिवारिक आकार, एक दूसरे से उनका रिश्ता और क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। ठीक है, और इस प्रकार की विशेषता आप वर्तमान के परिवार में भी देख सकते हैं। और दूसरी विशेषता, पारिवारिक सदस्यों में आपसी सहयोग भी होता है। तो कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों को आपस में मिल बांटकर इस्तेमाल करते हैं। वो एक साथ रहते हैं, साथ ही काम करते हैं और अनुष्ठानों को सामूहिक रूप से संपादित करते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय समाज में जो अनुष्ठान होते थे उनका महत्वपूर्ण स्थान था। उन अनुष्ठानों को वो सामूहिक रूप से संपादित करते थे। इसके अंतर्गत एक अन्य विशेषता के रूप में एक शब्द मिलता है, संबंधी या जाति समूह। ये क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं संबंधी किसे कहते हैं। संबंधी परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। ठीक है, परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। अर्थात कई परिवार मिलकर ही संबंधी बनते हैं। अर्थात संबंधी के अंतर्गत कई परिवार आते हैं। तकनीकी भाषा का प्रयोग करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। इसके बाद अन्य विशेषता के रूप में हम यहाँ पर रिश्ते को लेते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक एवं रक्त संबंधी माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते हैं। अगली विशेषता की हम बात करें तो इसमें आता है आपका कुल, जाति, वंश। कुल, जाति, वंश। तो ये कुल, जाति, वंश जो शब्द आए हैं ये संस्कृत ग्रंथों में इनका प्रयोग हुआ है। तो कुल का अर्थ क्या होता है? कुल का अर्थ होता है परिवार। और जाति किसे कहते हैं? जाति बांधवों का एक बड़ा समूह। और वहीं वंश की बात करें
पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज एक ही वंश के माने जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज एक ही वंश के माने जाते हैं। और साथ ही प्राचीन भारत में विशिष्ट परिवार और सामान्य लोगों के परिवार के उदाहरण मिलते हैं। और आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि जो उस समय के तत्कालीन साहित्यिक विवरण मिलता है, साहित्य को लिखने वाले जो लोग थे वे जो विशिष्ट या अभिजात वर्ग के लोग थे, उस समय के धनाढ्य वर्ग के लोग थे, उन्हीं के परिवारों का वो जिक्र किया करते थे और सामान्य लोगों के परिवारों का वो जिक्र अपने ग्रंथों में उन्होंने नहीं किया। जहाँ जो विशिष्ट परिवार थे उनके बारे में आज हमें आसानी से जानकारी मिलती है कि उनका परिवार का आकार किस प्रकार का था, उनके पारिवारिक विशेषता क्या थी, लेकिन सामान्य लोगों के पारिवारिक विवरण हमें नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। तो इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं और इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया और इस तरह व्यवहार ने विचारों पर भी प्रभाव डाला होगा। अब हम बात करते हैं पितृवंशिकता की। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श क्या थे? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पितृवंशिकता का अर्थ क्या है। तो पितृवंशिकता के अंतर्गत वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर उसके परपौत्र से चलती है, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंश परंपरा चलती है, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पौत्र, पौत्र के बाद परपौत्र, इसे ही पितृवंशिकता कहते हैं। हालांकि मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहां वंश परंपरा मां से जुड़ी होती है। हम यहाँ पर पितृवंशिकता को स्पष्ट करने के लिए महाभारत की कहानी लेते हैं और यह महाभारत का युद्ध बांधवों के दो दल कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। अर्थात ये एक प्रकार के बांधव थे क्योंकि कौरव और पांडव आपस में चचेरे और ताऊ के बच्चे थे। ठीक है, और उनके बीच यह युद्ध भूमि और सत्ता को लेकर हुआ था। ठीक है, तो कुल मिलाकर कौरव पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए इस संघर्ष का इसमें चित्रण किया है और दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे और जिनका एक जनपद कुरु पर शासन था। इससे पिछले के अध्याय में 16 महाजनपद में मैंने आपको कुरु महाजनपद के बारे में बताया था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, दिल्ली और मेरठ के बीच का क्षेत्र। ठीक है, इसी में हस्तिनापुर भी आता था। तो कुरु वर्तमान का दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र को कुरु के रूप में हम अंकित कर सकते हैं और यह संघर्ष एक युद्ध के रूप में परिणित हुआ जिसमें कौरव पराजित हुए और पांडव विजयी हुए। इसके बाद पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य से पहले ही मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया और पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर अधिकार जमा सकता था। यदि हम राजाओं के संदर्भ में इसका इस्तेमाल करें कि राजा के मृत्यु के बाद राजा का पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी होता था। अधिकतर राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशिक प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में भिन्नता भी थी। जरूरी नहीं है कि पिता के मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही गद्दी का उत्तराधिकारी था, उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी था। कभी कभी पुत्र न होने पर एक भाई दूसरे भाई का उत्तराधिकारी हो सकता था, जो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त की
पुत्री थी, उसने भी सत्ता का उपभोग किया और पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडी ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसी ही दृष्टिकोण रखते थे। इसके बाद हम बात करते हैं विवाह और विवाह के नियम की। जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह कहते हैं, अर्थात गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहते हैं। और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत ही सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव ये हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। और इसके बाद हम बात करते हैं कि उस समय अनेक प्रकार के विवाह थे, जैसे अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह। अब इसमें हम बात करते हैं अंतर्विवाह। अंतर्विवाह इसमें वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होता था। इसमें जो वैवाहिक संबंध था वो एक ही समूह के मध्य ही होता था और यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों के बीच हो सकता है। और इसके बाद हम बात करते हैं बहिर्विवाह। बहिर्विवाह का अर्थ है गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहते हैं। और इसके अलावा बहुपत्नी प्रथा, एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी, ठीक है। और इसके अलावा बहुपति प्रथा, एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति। जैसे महाभारत की कहानी में आपने पढ़ा होगा, द्रौपदी के 5 पांडव पति थे। तो उस समय समाज में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसमें विवाह के 2 कैटेगरी हैं। पहले कैटेगरी में 4 उत्तम प्रकार के विवाह माने आते हैं और बाकी जो अन्य 4 विवाह थे उनको निंदित विवाह माना गया। संभव यह है कि ये विवाह पद्धतियाँ उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणी नियमों को अस्वीकार करते थे। तो इसमें जो उत्तम 4 प्रकार के जो विवाह थे, इसमें ब्रह्म विवाह, दूसरा देवी विवाह, तीसरा आर्षि विवाह, चौथा प्रजापति विवाह। और वहीं निंदित श्रेणी में जो आते थे वो असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, इनको निंदित श्रेणी में रखा गया। अब जैसे ब्रह्म विवाह जो था, ये विवाह समान वर्णों के बीच होता था। इसमें दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक थी। अर्थात वर्तमान जो अरेंज मैरिज है हम ब्रह्म विवाह के रूप में मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें समान वर्णों के बीच ही विवाह होता था। दूसरा विवाह था आपका देव विवाह। इसमें यह देव विवाह जो था वो यज्ञ करने वाले पुरोहित से अपनी कन्या का विवाह करना ही देव विवाह के अंतर्गत आता था। और इसके बाद आता है आपका आर्षि विवाह। जो आर्षि विवाह था, इसमें जो वर पक्ष था वो कन्या पक्षी के लोगों को गाय बैल का जोड़ा प्रदान करता था, ठीक है। ब्रह्म तथा देव विवाह में वर को पूछते हुए आभूषण भेंट किए जाते थे, लेकिन इसके विपरीत आर्षि विवाह में कन्या पक्ष वर से भेंट स्वरूप गाय बैल ग्रहण करता था, ठीक हो गया। इसके बाद आता प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह में विवाह के इच्छुक स्त्री पुरुषों को वर कन्या के रूप में स्वीकार कर उनसे ये कहा जाता था कि आप दोनों मिलकर साथ साथ धर्माचरण करो। और यह कहते हुए उनका समुचित रूप से स्वागत सत्कार करते हुए विवाह किया जाता था। इसे प्रजापति विवाह कहते थे।
कन्या की सहमति के बिना कन्या का विवाह अभिजाति वर्ग के वर से कर दिया जाता था। ये भी प्रजापति विवाह की विशेषता थी। और इसके बाद आता आपका जो निंदित विवाह थे, उसमें असुर विवाह। असुर विवाह में जो वर पक्ष था वो कन्या पक्ष को धन देकर कन्या को एक प्रकार से खरीदकर उससे विवाह कर लेता था। और दूसरा जो गंधर्व विवाह था, गंधर्व विवाह में कन्या और वर की इच्छा और उनके पारस्परिक सहमति से एक प्रकार का प्रेम विवाह था। और इसमें वर और वधू आपस में ही विवाह कर लेते थे, ठीक है। और परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह होना ही गंधर्व विवाह कहलाता था। इसके अलावा आता आपका राक्षस विवाह। राक्षस विवाह कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता था, ठीक है। भारतीय इतिहास में अनेक इसके उदाहरण मिलते हैं। भारतीय इतिहास में इसके उदाहरण युद्ध के समय देखने को मिलते हैं, जिसमें जीता हुआ राजा हारे हुए राजा की पत्नी पुत्री या बहन के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर लेता था। और इसके बाद निंदित विवाह में सबसे अंतिम श्रेणी में आता आपका पैशाच विवाह। सारे विवाह में सबसे निंदित विवाह इसे माना जाता था, ठीक है। जब कोई कन्या सोई हो या भटकी हो या नशे की हालत में हो, तब उसके साथ कोई शारीरिक संबंध बनाकर अथवा अन्यथा उससे विवाह कर ले तो उसे पैशाच विवाह कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 8 प्रकार के जो विवाह थे, ये धर्मसूत्र ग्रंथों में इनको मान्यता प्रदान की गई थी। तो आज का ये टॉपिक हमारा जो सामाजिक महत्वपूर्ण तथ्य परिवार, पितृवंशिक व्यवस्था, विवाह इत्यादि से संबंधित था। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया तो आप मेरे चैनल चारुचंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।